अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है नीलम रियासत का जब दिल मिले तब गुल खिले। मोहब्बत के एहसास से जब वो पहली दफा वाकिफ हुआ तो जिस्म जान में एक नई तवानाई दौड़ती हुई महसूस हुई थी। ये नहीं था कि उसको अपने रवैये पर पछतावा नहीं था, पछतावा तो था, मगर उस वक्त उसकी समझ जो आया उसके मुताबिक जो रवैया उसने अपनी जान के साथ रवा रखा वो ठीक था, क्योंकि वो यही समझती थी कि वो उससे नफरत करता है। प्यार और लगावट का इजहार सोचे समझे मंसूबे का एक हिस्सा था। उसी एक जुए में वो अपनी मता हार गया था और अब अपना वजूद बिल्कुल खोखला लगता था। दिन रात ये सोचने में मसरूफ रहता कि क्या सारी जिंदगी ऐसे ही कटनी है। इस कदर वीरान और पछतावों बड़ी मोहब्बत हर एक को रास भी कहाँ आती है। अब उसने अपनी सारी जिंदगी उसके बगैर गुजारनी थी। रात के 11 बजे का वक्त था और इस 4 मंजिला इमारत के तीसरे हिस्से में मौजूद एक ऑफिस का फोन बजने लगा तो वहां अंधेरे में सोफे पर नीम दराज वजूद में हरकत पैदा हुई। बेदिली से उठकर लाइट जलाई। फोन अभी भी मसलसल बज रहा था। मैं इसके करीब आकर सेट की स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर देखकर एक दफा फिर से खुद को मलामत करने को जी चाहा। एक औरत तो तकदीर ने दूर कर दी थी, मगर एक अभी इस वक्त घर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। फोन उठाने के बजाय कुर्सी की बैग से अपनी जैकेट, मेज पर पड़ी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर ऑफिस को लॉक लगाकर वहां से निकल गया। आने वालों में 2 खवातीन और एक मर्द शामिल था। होने वाले ससुर, सास और नंद बेचारे शक्ल से ही भले लोग मालूम हो रहे थे। सलाम दुआ के बाद इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ। ना लड़के वालों की जानिब से हाक मोहतरमा शान से शफकत की जानिब से ताबड़तोड़ सवाल पड़े कि उनके सामने क्या रॉजर फेडर की सर्विस की स्पीड होगी। लड़के की उम्र, उसका कद, तलीम जितनी भी हो, उसकी कमाई कितनी है। अपने बारे में खुद ही बता देती हूँ। उम्र मेरी 30 साल है। जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली है। इसके साथ साथ फिल्म मेकिंग भी पढ़ रखी है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह एक अदद फिल्म तो जरूर बना सकती हूँ। इस्लामाबाद में अबू का एक फ्लैट है, उसी में अपने बेटे इब्राहिम के साथ रहती हूँ। आप लोग यकीनन इब्राहिम से मिलना चाहते होंगे, पर इस वक्त वो घर पे नहीं है। इंशाल्लाह अगली दफा जरूर मुलाकात होगी। अम्मी ने 1000 इशारे किए। शुबाना भाभी ने टोकना चाहा, मगर उसकी जुबान को न रुकना था न रुकी। मेरी तो बहुत अच्छी जॉब है जो कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, अगर मैं आपको पसंद आ जाती हूँ तो मुश्किल तो होगी, मगर मैं आपके बेटे को वहीं अपने साथ एडजस्ट कर लूंगी। आखिर को वो शोहर होगा और दूसरा घर दमाद भी। अब मेहमानों के कहने को बचा ही क्या था। बेचारों की सिट्टी ही गुम हो गई। शर्मिंदगी के मारे अम्मा तो नजर ना उठा पाई थी। शान से तुम्हें ऊपर वाला पूछे, आखिर तुम मेरे किन गुनाहों की सजा हो। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग तो खाना शाना खाकर ही कहीं जाएंगे, मगर मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलेंगे, खुदा हाफिज। भागते हुए वो एक लम्हे को अब्बू के करीब रुकी। उनके गले में बाहें डालकर गाल पर पूसा लिया। मैं जा रही हूँ और अम्मी को आप ही संभालेंगे। अबू ने तासुब से सर झटकते हुए कहा, एज यूजुअल वो खुद ऐसे मौके पैदा करती हैं। अबू मैं क्या करूं। यानी हद ही हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबू ने उसके सर पे हाथ फेरा तो लम्हा पर को आंख में नमी उतर आई। गेट के बाहर फैसल इंतजार में था, बमा अपनी खटारा सुजुकी। बैठने से पहले उसने पिछली सीट पे अपने बैग की मौजूदगी को यकीनी बनाया और हैंड बैग संभालती फैसल के बराबर बैठते ही शोर मचाने लगी। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे। तुमसे उम्मीद भी यही है। खुद तो जाकर दूसरे शहर मसरूफ हो जाती हो, मैं बेचारा यहाँ ताने सुनने को बच जाता हूँ। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए एक नजर शानजे पे डाली। वैसे शानी, क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। माँ का कितना दिल दुखाती हूँ। ज्यादा मौलवी साहब बनने की जरूरत नहीं है। उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी और जल्दी चलो। फरहाना भाभी के मायके से इब्राहिम को भी लेना है। हबीस आदमी बैंक में इतनी अच्छी पोस्ट पर काबिज हुए बैठे, मगर मजाल है जो कभी जेब में गल गल कर खत्म होते पैसों को कहीं इस्तेमाल करने की गलती कर जाओ। क्या जहेज में लेकर जाओगे सारा पैसा। छोटे लोगों वाली छोटी सोच। ओ बीबी, अपनी शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। शानदार शान शौकत के साथ होगी अपनी शादी के, दुनिया देखती रह जाएगी। शेख चीली मत छोड़ा करो, बेपाओं की नीले हो जाओगे एक दिन। झूठ बोल बोल कर। और वो जो तुम्हारी मंगेतर है ना, खत दर्जा की ब्यूटी कॉन्शियस है, पलट कर शक्ल तक नहीं देखेगी। साथ ही बोली, न जाने वो कौन सी माँ बाप हैं
دنیا میں جن کے بچے ان کے تابع دار ہوتے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے۔ ماں کو پوچھتا تو درکنار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور چل دیا منہ اٹھا کر۔ فیصل کو اچھا موقع مل گیا تھا چڑھانے کا، اس لیے چمک کر بولا، او بی بی، اس کو مفاقت عمل کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس لیے جو تم میری معصوم خالہ کے ساتھ کرتی ہو وہ بھی نظر میں رکھو۔ جواب میں شانزے نے بری طرح گھورا، میں نے کیا نافرمانی کی ہے کمینے کہیں کے؟ شانزے جی، سچی بات ہی ہمیشہ جا کر گولی کی طرح لگتی ہے۔ اچھا تمہیں بڑی ہمدردی ہے میری اماں سے، تو پھر کیا خیال ہے تم ہی کیوں نہیں پڑھوا لیتے مجھ سے نکاح؟ اماں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا جذبہ حب الخالہ کو بھی دعا مل جائے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ کہ میں ہی خالہ کی ٹینشن ختم کر دیتا ہوں۔ چلو قربانی بہت بڑی سہی، مگر شہیدوں کا مرتبہ بھی تو دیکھو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تو پھر کورٹ میرج کر رہے ہو یا رشتہ بھیج رہے ہو؟ اب تم خود سیانی ہو، رشتہ بھجوا کر میں نے منگیتر کے ہاتھوں گنجا تھوڑی نہ ہونا ہے، اس لیے کورٹ میرج ہی ٹھیک رہے گی۔ اف، کیا تھا جو اگر تمہارے پیٹ کی طرح تمہارا دل بھی بڑا ہوتا فوراً شادی کر لیتی، پر اب نہیں، کیونکہ ایک بزدل کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، تمہیں تو کوئی 30 مار خان ہی بیانے آئے گا۔ پڑھی آئی۔ فرحانہ بابی کے گھر اندر جانے کا مطلب تھا کہ جہاز مس کر دو، یقیناً امی کا فون ادھر آ چکا ہوگا۔ پھر فرحانہ بابی کیوں اپنی ساس کا بدلہ نہ لیں گی، اسی لیے اس نے باہر باغیچے میں کھیلتے ہوئے ابراہیم کو آواز دی، چوکیدار کو انفارم کیا اور فرار ہو لی۔ ابھی گاڑی تھوڑی ہی دور آئی ہوگی کہ موبائل بج اٹھا، دوسری طرف حسب توقع فرحانہ ہی تھی۔ پھر تو جوں درد شروع ہوا، ایئرپورٹ آ گیا، چیک ان کے بعد سامان کلیئر کروایا، امیگریشن کے بعد ویٹنگ ایریا میں بیٹھے بھی آدھا گھنٹہ بیت گیا۔ موبائل کو کان سے لگائے رکھنے سے بازو اکڑ گیا، مگر دوسری جانب سے ہونے والی گولہ باری نہ تھمی۔ آخر اس کی ہمت نے جواب دینا ہی تھا۔ بھابی خدا کا نام لیں، سب کچھ یاد ہے مجھے، کچھ نہیں بھولی ہوں، نہ اپنے مینرز، نہ اپنی تہذیب اور شرم و حیا ہے جو مجھے لوگوں سے جھوٹ بولنے نہیں دیتی۔ میں شادی سے انکاری تھوڑی ہوں۔ اس نے تھوڑا تحمل سے کام لیا۔ آپ بس جو رشتہ ڈھونڈیں انہیں پہلے سے ہی میرے بارے میں سب کچھ بتا دے، سب جان لینے کے بعد کوئی آتا ہے تو کر لوں گی شادی۔ ساتھ ہی فون بند کر کے بیگ میں پٹخا۔ توبہ ہے بھابی تو امی سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ چہرے پر آئی لٹوں کو کوفت سے جھٹکا، اپنا رخ روشن ابراہیم کی جانب موڑا۔ تم بتاؤ نا ذرا کس کی اجازت سے ممانی کے ساتھ گئے تھے؟ لہجے میں سختی تھی۔ ممی میں بتاتا ہوں مگر پہلے آپ میری بات سن لیں۔ ماں کون ہے، میں یا تم؟ آپ ہی ہیں، ابراہیم نے جیسے سر پیٹ لیا۔ تو پھر پہلے میری بات کا جواب دو۔ ممی نانو نے بھیجا تھا، ویسے ممانی آپ سے اچھی ہیں۔ ہاں ساری دنیا میں ایک میں ہی بری ہستی پیدا ہوئی ہوں، مگر صاحبزادے میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر یا مجھے بتائے بغیر کسی بھی نانی ممانی خالہ کے ساتھ کہیں گئے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ ابراہیم کے لیے یہ دھمکیاں معمول کی بات تھیں۔ اگر آپ کی بات مکمل ہو چکی تو کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں وہی بولو۔ آپ ان انکل کے پیپرز پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پہلے تو گردن گھما کر ابراہیم نے ان انکل کے اشارے کی جانب دیکھا جہاں واقعی کوئی بیٹھا ہوا تھا، پھر فوراً سے بیشتر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نظروں کے سامنے کالی سیاہی سے رنگے کچھ پیپرز اور اس بیچارے کا پاسپورٹ تھا۔ مارے شرمندگی کے کچھ نہ سوچا تو پیپرز اٹھا کر ابراہیم کو گھورا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ سنتی تب تھا نا۔ ابراہیم ماں سے بھی زیادہ صاف کو تھا۔ پیپرز کو ترتیب دے کر معذرت کے ساتھ موصوف کی طرف بڑھایا، مگر وہاں بھی عجیب عالم تھا۔ سامنے بیٹھی ہستی یقیناً اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اپنے ڈرائنگ روم کی بجائے ایئرپورٹ پہ موجود ہے۔ پورے بینچ پر اس کی چیزیں بکھری پڑی تھیں، 2-3 فائلز، 10-12 پیپرز اور ایک کم سن سی بچی کو کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے ایک ٹانگ پر بٹھا رکھا تھا۔ بچی جو کہ سو رہی تھی، بیچاری کا سر نیچے کو لڑکا ہوا تھا، مگر اس آدمی کی ساری توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھی۔ ایک ہاتھ سے ٹائپنگ ہو رہی تھی۔ اب اتنی مصروفیت کے دوران شانزے کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا بھی محال تھا۔ وہ اپنی ساری کوفت بھلا کر منہ کھولے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ مکینکی انداز میں پیپرز ابراہیم کی طرف بڑھائے اور خود آگے بڑھ کر اس آدمی کی گود میں سے بچی کو اٹھا لیا، جس کی عمر یہی 2-2.5 سال کے قریب ہی ہوگی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی بچے کو اٹھانے کا؟ او تھینک یو۔ موصوف نے ایک لمحے کو چونک کر نظر اٹھا۔ فریم کے نیچے آنکھوں نے شانزے کو فوکس کیا، اپنا اکڑا ہوا بازو 2-3 بار زور زور سے جھٹکا، لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور لگا ادھر ادھر کو بھول کر ٹائپنگ کرنے۔ شانزے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ بیٹھ کر
उस नमूने की हरकतों पर हैरान होती क्योंकि बच्ची को उठाते ही बड़ी नाखुशगवार बदबू नाक से टकराई थी। उफ अल्लाह, किस कदर कोई अहमक इंसान है, बच्ची को इतनी बड़ी सजा दी है। गंदी नैपी समेत ही सो गई बेचारी। इब्राहिम, उनकी मिसेस कहाँ है? उसने ताज्जुब से कंधे उचकाए। मुझे क्या इल्म, यही जाने। एक लम्हे को सर उठाकर देखा और इरशाद फरमाया, मेरे साथ इस वक्त और कोई नहीं है। अगर आप इसकी नैपी बदल सकती हैं तो बराए मेहरबानी बदल दें। ये इसका बैग रखा है। शानजे ने हैरत से उसकी हदायत सुनी, जो इर्द गिर्द से गाफिल होकर अपने काम में मसरूफ हो चुका था। आज का दिन ही शायद मेरा इम्तिहान लेने के लिए चढ़ा है। गुस्से से बड़बड़ाती हुई बैग उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। बहन भाइयों के बच्चों और खासकर इब्राहिम की परवरिश के दौरान इन कामों की तो वो माहिर हो चुकी थी, इसलिए आराम से अपना काम किया। बच्ची भी शायद कुछ ज्यादा ही नींद की प्यारी थी। इतना शोर झटके कुछ भी उसे बेदार न कर सके। वो वापस आई तो मंजर बदल चुका था। सारी फाइल्स, पेपर्स, लैपटॉप एक स्याह बैग में बंद हो चुके थे और वो आदमी इब्राहिम से बातें करने के साथ साथ अपनी जैकेट पहन रहा था। शानजे पर नजर पड़ते ही फरमाने लगा, कमाल करती हैं आप भी। क्या नैपी बदलने में इतनी देर लगती है? कब से अनाउंसमेंट हो रही है और मैं यहाँ खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। शानजे का तो दिमाग ही घूम गया। एक्सक्यूज मी। वो इसको जवाब देने के बजाय उसके चेहरे को गौर से पढ़ने लगा। फिर एक नजर मुड़कर इब्राहिम पर डाली, जो अपनी गेम में गुम हो चुका था। शानजे के हाथ से बैग लेकर अपने एक कंधे पर रखा, दूसरा बैग दूसरे पे। मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा हुआ है। हाँ, देखा हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही आपकी बेटी को यहाँ से लेकर गई थी। शानजे के तंज को वो हातिर में लिए बगैर इब्राहिम की तरफ इशारा करता पूछने लगा, क्या ये आपका बेटा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ही बेटा है। और ये पकड़े अपनी बेटी। सामने वाले ने बच्ची को उठाकर गाल पर प्यार करते हुए अपने कंधे से लगा लिया। साथ ही बोले, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। वैसे आपके बेटे की शक्ल मेरी अजीज जान हस्ती से मिल रही है। जरा गौर करें, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे की नाक मेरी नाक से मिलती है? शानजे का दिमाग भग से उड़ा। पीछे मरो तुम जलील इंसान। वो उसे घूरती हुई इब्राहिम और उस आदमी के दरमियान खड़ी हो गई। सच्ची बात तो यह है कि तुम मुझे पहली ही नजर में पागल मालूम हुए थे। हाँ, हो सकता है। बहरहाल एक दफा फिर बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से हट गया। उन लोगों की मतलूबा परवाज का भी अनाउंस किया जा रहा था। माँ बेटा अपनी मंजिल को रवाना हुए। लाहौर से वापसी के बाद उसने खुद अम्मी को राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। बस भाभी और अबू वगैरह से बात करते ही फोन बंद कर देती। ओ भाई, जरूरत ही क्या थी ये कहने की कि आ बैल मुझे मार। पर उस वक्त उसे हैरत हुई जब उसके साथ नाराजगी होने के बावजूद अम्मी ने खुद ही राब्ता कर लिया। उस दिन वो इब्राहिम की पेरेंट्स नाइट से होकर आई थी और रिपोर्ट अच्छी मिलने की वजह से मूड भी खुशगवार था। अम्मा की आवाज सुनते ही उनको भरपूर मक्खन लगाने का प्रोग्राम बना चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अच्छा किया आपने अब मुझे माफ कर दिया। सच्ची में बहुत मुश्किल है आपके साथ बात किए बगैर इतने दिन गुजारना। वालेकुम सलाम। अभी तक तो जिंदा ही हूँ, वरना तुमने कसर तो छोड़ी नहीं मुझे जलील करके खुदकुशी पर मजबूर करने में। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। मरे आपके दुश्मन अम्मा, प्लीज गुस्सा थूक देना। मैं थोड़ा शादी से इंकारी हूँ, बस ले आए कोई बंदे का पुत्र, फिर अगर कुछ कहूँ तो नाम बदल देना। अपनी हंसी जब्त करते हुए उसने शेही बिगाड़ी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही। ये बात है? अम्मा ने पूछा तो वो फट से बोली, तो और क्या, अब बताएं सब ठीक है? हाँ, करम है अल्लाह का, ठीक ठाक है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। शानजे, तुम्हारे अबू के दोस्त ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। शानजे ने अपना सर पीट लिया। यानी हद हो गई अम्मा, आप फिर शुरू हो गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ये टॉपिक छोड़ दें। मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं छोड़ सकती शानी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारी कमाई खाने का शौक है और ना ही गधों की तरह काम काम की मशक में जुटे रहना पसंद है। बस तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती हूँ। और अब तुम मजीद कोई बकवास किए बगैर मेरी पूरी बात सुनोगी। तुम्हारी शुरू से यही रट रही है ना कि शादी कर लूंगी, मगर अपनी शर्तों पे। तो वही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। तुम्हारे अबू उस फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छे खाते पीते शरीफ लोग हैं। उन्होंने रिश्ता भेजा तो तुम्हारे अबू और भाइयों ने पूरी छानबीन की और फिर खुद लड़के से बात करके तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी सारी शर्तें बता दी। अब ये तुम्हारी खुशबख्ती ही है शानी कि उसे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। हारून सुलझा हुआ और मेचोर लड़का है। तुम्हारे लिए उसे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता।
अम्मा बोलती जा रही थी और हैरत के मारे उसकी जुबान सलब पड़ी थी। दिल किसी गहरी खाई में डूबता हुआ मालूम हुआ। अम्मा मजीद उस रिश्ते के फ़वाइद पे दिलो जान से रोशनी डालने में मसरूफ थीं। ना उसे इब्राहिम को साथ रखने पर इतराज है, न तुम्हारी जॉब पे, न अकेले रहने पे, और सबसे अहम उसको तुम्हारी साबका डिवोर्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अच्छा रिश्ता तो अल्लाह की जानिब से कोई खास इनाम ही है, इसलिए हमने उन लोगों को बगैर कोई वक्त जाया किए बगैर हाँ में जवाब भिजवा दिया है। उसने रिसीवर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए हाथ की कपकपाहट को कम करना चाहा। मंगनी वंगनी के चक्कर में पड़ने की बजाय हम सब ने फैसला किया है कि सीधा निकाह ही करना चाहिए। वो तो आपने पहले भी पढ़वाया था, जो आपकी हर बात बिना चून चढ़ा किए मान गया है, उसकी खामियां भी तो देख लेनी थी। तुम बस अब घर आ जाओ, छुट्टी लेकर या नौकरी छोड़कर आ जाओ, शादी के बाद फिर देख लेना। सामान वगैरह तो पहले ही तैयार पड़ा है, बस कपड़े जेवर वगैरह लेना पड़ेगा। वो भी जब पैसा जेब में हो तो सब कुछ आसान हो जाता है, इसलिए 2 हफ्ते बाद की तारीख फाइनल कर दी है। सारा कुछ फाइनल कर लिया और इसको अब बता रही हैं जिसने भुगतना है। तुम बस फौरन घर आ जाओ। और हाँ, एक और बात, हारून की एक 2.5 साल की बेटी है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस पर कोई एतराज होगा, होना भी नहीं चाहिए। वो मर्द होकर तुम्हारे बेटे को कबूल कर रहा है। तुम्हें तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। फोन बंद कर दिया। कार्डलेस हाथों में था। साकित से अपनी जगह की बैठी रह गई। आखिर ये सब कैसे हो गया और इतनी जल्दी? उसने तो शर्तें रखी ही इसलिए थी कि कोई माइका लाल किसी और मर्द के बच्चे को अपने बच्चे सा प्यार और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, वो भी पाकिस्तान के माशरे में तो नामुमकिन। इसीलिए वो अपने हाल में मगन थी। शादी के बारे में कभी संजीदगी से सोचा तक न था। यही ख्याल था कि अम्मा आखिर कब तक रिश्ते ढूंढती रहेंगी, तंग आकर खुद ही ये सिलसिला तर्क कर देंगी। मगर ये क्या हो गया? ये तो उम्मीद ही ना थी कि वो ऐसा वार भी कर सकती हैं। और ये फजूल लोग कैसे हैं कि लड़की से मिले बगैर ही शादी पक्की कर दी। कुछ देर पहले का खुशगवार मूड सब गारत हो चुका था। जानते हैं ना सब कि चाहे जितनी भी बोल्ड हूँ, मगर बाप की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगी, बाप की नजरें नहीं झुका सकूंगी। तभी मुझे ऐसे बेइल्म रखकर वार किया है। इब्राहिम अपने कमरे से बाहर आया तो उसे रोता देख तशवीश से फौरन उसके पास आया। मम्मी, सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? उसने चौंक कर इब्राहिम की जानिब देखा, जो उसके सामने कारपेट पर दोजानो बैठा पूछ रहा था। थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर उसकी पेशानी पर बोसा देखकर तेजी से अपने कमरे में बंद हो गई। अरे, इनको क्या हुआ? उसने फोन उठाकर नाना का नंबर डायल किया। नाना, वस्सलाम बेटे, मम्मी ठीक है? नहीं, इसीलिए तो फोन किया। कुछ नहीं हुआ बेटे, जानते तो हो कितनी जज्बाती सी है। तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हारे आदिल मामू तुम दोनों को लेने आ रहे हैं। नाना, आम तौर पर तो मैं और मम्मी खुद ही चले जाते हैं, फिर इस दफा क्या वजह है कि मामू खुद लेने आएंगे? बस बेटे, जब तुम आ जाओगे तो बहुत अच्छा सा एक सरप्राइज दूंगा। अच्छा नाना जी, जैसे आपकी मर्जी, मगर प्लीज मम्मी को कॉल जरूर कर लीजिएगा। मुझसे उनकी उदासी नहीं देखी जाएगी। वैसे आपस की बात है, कहीं फिर से नानो जी ने कोई रिश्ता तो नहीं ढूंढ लिया? दूसरी तरफ शफकत साहब दिल खोल कहका लगाकर हंसे थे। बस समझो इस दफा मम्मी बोल्ड आउट हो गई है। नानो ने अगले पिछले सब हिसाब बेबाक कर दिए। सच कह रहे हैं? 100% बेटा जी। ये नामुमकिन है नाना। मम्मी को नानो ने इतनी आसानी से कैसे आउट कर दिया? इस दफा हो गई। अभी डियर, तुम मासी से बोलो तुम्हारा और मम्मी का सामान बांध दें, लंबी छुट्टी है। सुपर, अभी बोलता हूँ। मामू कब तक आएंगे? कल आएगा। ओके नाना, सी यू, खुदा हाफिज। अभी दूसरे दिन रात को वो लोग लाहौर पहुंचे। घर का तो माहौल ही बदल गया था। बड़ी दोनों बाजियां उसकी आमद से पहले ही आ चुकी थी। तीनों भाभीयों ने हाथों हाथ लिया और अम्मा की तो खुशी से पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मजाक, मुबारकबादी कह के, ढोलक, गाने, सभी कुछ उसके लिए बहुत अचानक था। अगर मुझे इल्म होता ना कि मुझसे हमेशा के लिए जान छूट जाने की आप लोगों को इतनी खुशी होने वाली थी, तो यकीन मानिए किसी भी ऐरे गहरे की गर्दन पे छुरी मारकर कब की आपकी खुशी का सामान कर चुकी होती। परेशानी, खुशनसीबी तो हारून के हिस्से में लिखी जा चुकी थी। कोई ऐरा गहरा कहाँ से आता? बाजी ने उसके फूले हुए चेहरे पर प्यार किया। बड़ी भाभी भी उसकी मालूमात बढ़ाने लगी। वैसे शानी बंदा है, दिल गुर्दे वाला। बाजारते खुद आकर इधर ड्राइंग रूम में बैठकर अब्बू के साथ सारे मामला तय करके गया था। वो जो पहले ही जली बुनी बैठी थी, मजीद तब कर कहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, न जाने मनहूस कहाँ से टपक पड़ा। सोच समझ कर बोलो, क्या बोल रही हो? अब तो तुमने भी उसके साथ ही जाना है जहां वो जाएगा। भाभी ने भी याद करवाया तो वो बेबसी से उन्हें घूर कर रह गई, जबकि बाकी सारी आवाम के कह के बुलंद हुए, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
खुश तो सभी थे, मगर जो खुशी अम्मा के चेहरे का अहाता किए हुए थी, न जाने क्यों पर वो उस खुशी के अब्दी होने की दुआ करने से खुद को रोक ना पाई, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो सारी नाराजगी और गुस्सा भुलाए उनके गले लग गई। इतना कम वक्त होने के बावजूद सारे इंतजामात बगैर किसी दुश्वारी के मुकम्मल होते चले गए। बाकी तो सब ठीक था, मगर एक बात उसे मुसलसल हैरान कर रही थी, और वो ये कि हारून की फैमिली से कोई भी उसे मिलने की नीयत से एक दफा भी नहीं आया था। आखिर ऐसा क्यों? जब न रह पाई जाकर बराह रास्त अम्मा से ही पूछ लिया, अम्मा ये जो लोग आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाने वाले हैं, क्या इनको मुझसे इतनी भी गर्ज नहीं कि आकर एक दफा ही देख जाते कि लड़की की आंखें भैंगी वैंगी तो नहीं? अरे बात पक्की होने से पहले इतने सारे चक्कर लगा चुके हैं बेचारे, और अब दिन ही कितने हैं, तैयारी करें कि इधर के गेड़े लगाएं। वैसे भी घर में अफराद ही कितने हैं, अबू तो उसके बेचारे हैं ही मजूर, बहनें अपने घरों वाली हैं और एक भाभी रह जाती है, वही सब तैयारी कर रही है। चलो किस्सा ही खत्म। उस दिन एक तो जूते खरीदने थे और वहां से फिर पॉलर जाना था। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। जब पॉलर से कुछ ही दूर उसने अचानक गाड़ी रोक दी और तेजी से गर्दन मोड़कर पास से गुजरती कार को गौर से देखने लगी। यहाँ क्यों रुक गई? आपा, आपने देखा उस गाड़ी में इब्राहिम था। इब्राहिम अब्बू के साथ होगा, यहाँ कहाँ? एमी तुम्हें शक हुआ होगा। आपा और भाभी की बात पे कान धरने की बजाय उसने बैग से फोन बरामद करते ही अब्बू का नंबर मिलाया। अब्बू जी, क्या इब्राहिम आपके साथ है? हाँ इधर ही है। क्यों? आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो शानी? मैं इधर मसरूफ हूँ और तुम भी जिस काम से निकली हो देहान से मुकम्मल करके घर आओ। इब्राहिम इधर ही है। अपनी बात पूरी करके उन्होंने कॉल काट दी। आई डोंट बिलीव, अब्बू ने मेरा फोन बंद कर दिया। हैरत ही हैरत थी। तुम भी तो एवी सी बात का इशू बना लेती हो। कमाल करती हैं आपा, मैंने इब्राहिम को किसी गैर आदमी की गाड़ी में जाते देखा है। आपके ख्याल में ये एवी सी बात है? वो किसी गैर के साथ नहीं था, बल्कि हारून के साथ था। आपा जज्बातीपन में राज खोल गई और शानजे धक से रह गई। इब्राहिम हारून के साथ क्यों है? और वो कहाँ से अजनबी नहीं है? किसकी मर्जी से उस आदमी के साथ गया था? शानी, हारून कोई गैर तो नहीं है। 2 दिन बाद उसी के साथ तुम्हारी शादी है। हो रही है शादी आपा, अभी हुई नहीं। नो, दिस इज टू मच टू बेयर। एक तो आप लोगों ने उठाकर आनन फानन रिश्ता तय कर दिया, शादी रख दी, अब मुझे खबर भी नहीं, और वो आदमी मेरे बच्चे को साथ लिए घूम रहा है। कोई हद होती है आपा बर्दाश्त की। मैं जानती तक नहीं हूँ कि वो आदमी कैसा है। क्या खबर कोई कातिल है, गुंडा है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश और खुशी की खातिर खामोश हूँ। तो प्लीज इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। तोबा है शानी, तुमने तो खड़े खड़े हारून को गुंडा मवाली न जाने क्या क्या बना डाला। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि वो बहुत ही काबिल भरोसा इंसान है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। चलकर कहने के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए घर की राह ली। पिछली सीट पे मौजूद भाभी ने जब गाड़ी मतलूबा मंजिल की बजाय मुखालिफ सिमत में जाती देखी तो बोलना जरूरी जाना, अब क्या गजब कर रही हो, आज का दिन दिया हुआ है शेड्स वाली ने, तुम्हारा फेशियल वगैरह करेगी। जवाब में वो मोड़ काटते हुए फाड़ खाने को दौड़ी थी। बाढ़ में गया फिशल, आप फौरन से पहले उस अपने बाएतबार कबाड़चे को फोन करें कि अभी के अभी मेरे बेटे को घर पर छोड़कर जाए, नहीं तो मैं ये शादी का प्रोग्राम भी बाढ़ में फेंक दूंगी। एक झटके से गाड़ी घर के सामने रोक कर बीबी शान से बहन और भाभी को अरे अरे करता छोड़कर ये जा हो जा। बर्दाश्त एक आने की नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं कहता हूँ हाला आखिर ये कैसे निभा करेगी नंदो और सास के साथ। वो फूले मुंह के साथ बगीचे में चक्कर पे चक्कर काटे जा रही थी। वहीं कुर्सियों में एक पे अम्मा और एक पर अबू और तीसरी पे फैसल बैठा किन्नू पे किन्नू खाए जा रहा था। जितनी तेजी से हाथ और मुंह चल रहे हैं ना तुम्हारे, कोई अंधा भी देखकर समझ जाए कि मुफ्त के माल पर हाथ साफ करने के नादर मौके से फायदा उठा रहे हो। शानसे की बात पे फैसल ने हाथ उठाकर उसका लॉन्ग मार्च एक लम्हे को रुकवाया। शानी, अल्लाह सच जानता है कि जब से मुझे हाला ने ये कहकर किन्नू पेश किए हैं कि खाओ बेटा शानी के ससुराल से आए हैं, यकीन जानो हाथ रुक ही नहीं रहे और ना ही नियत बढ़ रही है। फिर तो ऐसा करो कि फट जाना पर हाथ न रोकना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद न ये ससुराल रहनी है न किन्नू आने हैं। शानसे, अपनी जुबान को लगाम दो, जो मुंह में आता है बके जाती हो। अम्मा ने बुरी तरह लताड़ा था। तो पता करवाए ना आखिर वो आदमी इब्राहिम को लेकर अभी तक आया क्यों नहीं। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई है और आप लोगों में से किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। बहुत हो गया अबू, बस आप फौरन मुझे उस हारून नामी आदमी के घर का पता दे, मैं खुद जाकर उसे ले आती हूँ। चलो फैसल, उठकर गाड़ी निकालो। उसने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी फैसल की जानिब उछाली, जिसे कैच करते हुए उसने फौरन हाला की गोद में डाल दिया। ना बाबा, मैं किन्नू छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता। वापसी तक खत्म हो गई तो फिर
ओफ ललाची मोटे बंदर, तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। वो इससे मायूस होकर वापस अबू की तरफ आई। अबू जी प्लीज चले ना मेरे साथ। शान से ही क्या तुमने बच्चों वाली जिद लगा रखी है? अभी तुम्हारे सामने मेरी बात हुई है, वो बच्चा कह रहा है कि कुछ देर तक पहुंच जाएगा, तो फिर क्या मसला है? मेरा मसला ये है अबू जी के इब्राहिम उस आदमी के साथ क्यों भेजा गया? ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो समझ में ना आ सके। भाई आसान सी बात है, हारून शादी से कबल कुछ वक्त इब्राहिम के साथ गुजारना चाहता है। हालांकि अब्बू उसकी शादी मुझसे तय पाई है और किसी ने मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं किया। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो सीधी तरह बोलो ना कि तुम भी हारून के साथ डिनर पर जाना चाहती थी। एमी तब से इब्राहिम इब्राहिम लगा रखी है। आलू लगाए हारून को फोन के इस बेचारी को भी ले जाए, नहीं तो ये यहाँ पर जल जल कर काली हो जाएगी। मेरी जूती जाती है किसी के साथ डिनर पे। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना फैसल को कच्चा चबा जाती। वाह भाई, बड़ी एडवांस जूती है। वहीं खड़े उसने अपने पांव से जूता उतारा और रखकर फैसल को निशाना मारा। हबीस इंसान, मेरी यहाँ जान पे बनी है और तुम्हें ठट्ठे सूझ रहे हैं। पांव पटकती वहां से चली गई। रात का खाना भी इत्तेजाजन गोल कर दिया। उस पर भी इंतहा ये हुई कि किसी ने एक दफा भी आकर पूछना गवारा न किया कि आखिर खाने से क्या गुस्सा। जली बुनी बैठी थी जब मोबाइल पर आने वाली कॉल ने तवज्जो खींची। नंबर कोई अनजाना ही था, इसलिए लट मार अंदाज में उठाया। हेलो। दूसरी तरफ ट्रैफिक के शोर के अलावा किसी इंसान की आवाज ना उभरी। कुछ लम्हे इंतजार के बाद वो पूरी तरह गरज कर बोली, भाई बताना है कि नंबर किस खुशी में मिलाया था या कॉल काट दूं? इतला के मुताबिक तुम काफी गुस्से में लग रही हो। दूसरी जानिब से आने वाली भारी मर्दाना आवाज को पहचानने की कोशिश की, मगर बेसुध। अच्छा, किस टीवी चैनल वालों को एजाज मिला ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले नशर करने का? और आप हजूर अपना तारुफ भी करवा दें तो मेहरबानी होगी। ये सवाल मुझसे 2 दिन बाद पूछना। गर्दन अकड़ाकर जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारा शोहर बात कर रहा हूँ। इस वक्त कोई तारुफ देने की नीयत से फोन नहीं किया। फोन सिर्फ ये अर्ज करने को किया है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले गया था। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था कि इब्राहिम को तुम्हारी फैमिली तुम्हारे इल्म में लाए बगैर मेरे साथ बेचती रही है। मुझे ये खुशफहमी रही कि तुम्हारी इजाजत से आता होगा। उसका जी तो चाह रहा था खड़ी खड़ी सुनाए, मगर माँ का हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ गया। मजबूरन बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या मतलब, क्या तुम्हें कोई एतराज नहीं? खैर, ये भी मैंने नहीं कहा। जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, अपने बेटे को उसके साथ मरकर भी कहीं न जाने दूं। अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ मेरे लिए जरूरी था या नहीं, पर इब्राहिम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो हमारी शादी से पहले मुझसे मिलकर मुझे कुछ जान लेता, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली एक बच्चा बाज़-औक़ात ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पाता। तो सोचो हमारे लिए किस कदर मसला होता। मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इब्राहिम बहुत सुलझा हुआ ब्राइट बच्चा है। अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में ज्यादा मचोर सोच का मालिक है। मुझे उससे मिलकर हकीकी खुशी मिली है। सो प्लीज अब तुम आंटी लोगों पर मजीद गुस्सा न करना। शान से बस खुद पर जब्त करके रह गई। वो मजीद कहने लगा, तुम्हारी तरफ से मुझे 1-2 और भी सवाल मसूल हुए हैं। भला कब? तुम्हारा गिला अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि मेरी फैमिली से कोई भी तुम्हें मिलने क्यों नहीं आता, तो लगे हाथों उसका जवाब भी सुन लो। जो सिस्टर इधर है उसे आजकल सफर की इजाजत नहीं, दूसरी दोनों मुल्क से बाहर हैं, एंड टाइम पर पहुंच रही हैं। इधर भाभी हैं तो वो आजकल बाजार के चक्कर लगा लगा कर गंजक्कर बनी हुई हैं। पीछे बच्चे, बाबा और मैं, और बाबा तो कहीं इतना आते जाते नहीं है। हाँ, होने वाली बहू को मिलना दुनिया का गैर अहम तरीन काम है, और वो ऐसा क्यों करे। अब रह गया मैं तो इस वक्त तुम्हारे घर के करीबी हूँ। अगर तुम्हारा हुक्म हो तो अपने 10 जरूरी काम छोड़कर सर के बल हाजिर हो जाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मरी जा रही हूँ ना तुमसे मिलने को। एक तो मेरी अजूबा फैमिली, क्या करूं मैं, इन्हें ऐਵੇਂ पकड़कर जलील कर दिया, और अब क्या जरूरत थी इसको ये बताने की। कुछ भी कहे बगैर खामोशी से कॉल काट दी, पर दिल मुतमईन न था। भला ऐसी होती हैं शादियां। खैर, उन लोगों को बस मुझे रुखसत करने की जल्दी है, बाद में जो मर्जी हो। गुस्से में बदगुमानी अरूज पर पहुंची हुई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। शादी के सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। इतना कम वक्त होने के बावजूद सब कुछ एहसन तरीके से अंजाम पा गया। शान से शफकत ने अपना आप हारून के नाम लिख दिया। निकाह नामे पर दस्तखत करने से पहले उसने हर वहम को दिलो जहन से निकाल कर पूरे खलूस के साथ ये नया ताल्लुक जोड़ा था। ये सोच करके क्या पता अल्लाह ने इस आदमी को खास मेरे लिए बनाया हो। मगर रुखसती के वक्त फिर दचका लगा जब भाभी ने उसे लहंगा बदल कर कोई हल्का सा जोड़ा पहन लेने को कहा, जिस पे फौरन सवाल उठाया, ऐसा क्यों? आपा आराम से बोलें, कराची तक क्या भारी लहंगे के साथ सफर करोगी? मगर कराची क्यों जाना है? एक तो शानी, तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते।
بھائی ہارون کا تعلق جب کراچی سے ہے تو جائے گا بھی ادھر ہی نا. چلو جلدی سے اب لباس بدل لو, سب لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, ایئرپورٹ جانا ہے. پھر تو کراچی آنے تک اس کا ذہن اس نئے اچانک ہونے والے انکشاف پر ہی اڈیر بن میں پڑا رہا. سارا راستہ ساتھ بیٹھی خاتون جو کہ خود کو ہارون کی خالہ بتا رہی تھی وہ ہی بولتی آئی تھی. شان سے بس ہوں ہاں میں سر ہلاتی رہی. ساری فیملی ایئرپورٹ تک سی آف کرنے آئی تھی. یہ جان کر بھی دل کو سکون تھا کہ ابراہیم بھی کراچی جا رہا تھا. اس دوران سبھی نظر آئے تھے سوائے اس کے جس کا نام ہارون تھا, اور اب وہ واقعی گردن اکڑا کر خود کو اس کا شوہر بولنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا. کراچی ایئرپورٹ سے گاڑی انہیں لے کر بخت ولا آئی تھی جو کہ پورے جوبن کے ساتھ روشنیوں میں گھرا ہوا تھا. بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی تھی. انہی میں ایک سے وہ برآمد ہوا تھا. ڈارک سلور گرے ڈنر سوٹ, دراز قامت, روشن چہرے پر فتح مندی کی کھلتی مسکراہٹ جو کہ اس کی خوبصورت شخصیت کو مزید چار چاند لگا رہی تھی. آج وہ حقیقی طور پر خوش تھا. آج اتنا بڑا بلکہ ناممکن نظر آتا محاذ اتنی آسانی سے مار لیا تھا. شانزے کی گاڑی سیدھی پورچ میں رکی تھی. اس کے استقبال کو ہارون کی بہنیں اور باپی پھولوں کے ہار لیے پہلے سے وہاں موجود تھی, جن کو پہچانتے ہی شانزے لڑکھڑا گئی. اس لڑکھڑاہٹ کا نوٹس اور کسی نے لیا ہو یا نہ, پر ہارون نے ضرور دیکھا تھا کیونکہ وہ بالکل اس کی پشت پر کھڑا تھا. شانزے یہ بھی بھول گئی کہ آج اس گھڑی وہ نئی نویلی دلہن ہے, اور دلہنیں یوں آنکھیں پھاڑ منہ کھولے سب کو نہیں دیکھتی ہیں. اس نے لہنگا اتار دیا تھا مگر جو فراک پہنا تھا وہ بھی کام والا ہی تھا. گہرے سبز رنگ میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی. رہی صحیح کسر اندر ابلتے غصے نے ایکسٹرا بلش آن لگا کر پوری کر دی تھی. سبھی خواتینیں باری باری اسے ساتھ لگا کر پیار کیا مگر شانزے کے ہاتھ پہلو میں ہی گرے رہے. کسی قسم کا کوئی خوش کن رد عمل ظاہر نہ کر پائی. دوسری جانب شاید کوئی منتظر بھی نہ تھا, اس لیے ڈیروں پھولوں کی پتیوں کی چھاؤں میں اسے اس کے کمرے تک پہنچایا گیا. کوئی بھی رسم کرنے سے پہلے ہارون نے خود ہی منع کر دیا تھا, یہ سوچ کر کے اگر وہ مہمانوں کے سامنے ہی پھٹ پڑی تو پھر. حقیقت بھی یہ تھی, اس کا ذہن پوری طرح معاف تھا. اتنا بڑا دھوکہ, اتنی بڑی دغا بازی, اتنا بڑا جھوٹ, آخر کیوں؟ اب ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا. سبھی الجھنیں حل ہو گئی تھی. اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی. جی چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کرتے, ساری روشنیاں گل کر کے ان لوگوں کے منہ نوچ لے, بیچ بازار میں کھڑا کر کے ان کی اگلی پچھلی ساری نسلوں کو گالیاں دے. آخر کیا سمجھ کر یہ کھیل کھیلا گیا؟ مہمان وغیرہ سبھی باری باری رخصت ہوتے جا رہے تھے. وہ خود باہر دروازے پہ کھڑا سب کو الوداع کہہ رہا تھا. اس کی بہنیں جانا تو نہ چاہتی تھی مگر ہارون کے اصرار پر جانا پڑا. آخر میں بھابھی نوکروں کو ضروری ہدایات دیتی ہوئی اس کے قریب آئیں. ہارون, مجھے لگتا ہے شانزے کو کافی صدمہ ہوا ہے. ہمیں اس کو پہلے ہی سب سچ بتا دینا چاہیے تھا. اب نہ جانے وہ اس رشتے کو قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں. آپ لوگ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے. اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے. غصہ کرے گی, چیخے چلائے گی, ناراضگی دکھائے گی, اور یہ سب کرنا اس کا حق بھی ہے, مگر اس کے باوجود یہ حقیقت نہیں بدل سکے گی کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں. اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتے ہوئے کھل کر ہنسا تھا. بدتمیز کہیں کے, تمہارے دانت نکل رہے ہیں, اندر اس بیچاری پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی. بیچاری؟ اور وہ خدا کا خوف کھائے, وہ کہاں کی بیچاری ہو گئی؟ پوری ایک نمبر کی آفت ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اندر کیسے جاؤں گا. سوچ رہا ہوں ہیلمٹ پہن کر جاؤں. بھابھی نے ہنستے ہوئے اسے شانے پر ایک ہاتھ رسید کیا اور باہر گاڑی کی جانب بڑھ گئی, جہاں ان کا بڑا بیٹا چمن گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ انتظار کر رہا تھا. ماں کے بیٹھنے کے بعد چمن نے سر باہر نکال کر اسے مخاطب کیا. اوکے چاچو. چاچی سے تو سلام تک نہیں لینے دی. بہت ظالم قسم کے شوہر ثابت ہونے والے ہیں. میری پیاری چچی کو میری طرف سے بیسٹ آف لک بول دینا. میری ساری ہمدردیاں ان کے لیے ہیں. ہارون نے ہنستے ہوئے اسے گھورا. میری رعایا میں پتہ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہلتا کہ جا کے کوئی میری زوجہ سے ہمدردی جتائے. گستاخ لڑکے, فوراً نکلو اور پہنچ کر کال مار دینا. اوکے باس, اللہ حافظ. چوکیدار کو دروازہ بند کر لینے کا بول کر خود اندر کی جانب بڑھایا. زری اور ابراہیم وہیں سیٹنگ روم میں موجود تھے. ہاں تو پارٹنرز, کیا صورتحال ہے؟ ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا. ہارون مسکرا کر رہ گیا. میں نے آپ کو وارن کیا تھا پر آپ ہی کو شوق چڑھا تھا سرپرائز دینے کا. اب اندر جا کر اپنے کمرے کا حشر دیکھ لیں. بڑی بات ہوگی جو آپ پہچان بھی گئے کہ وہ آپ کا ہی کمرہ ہے. یار اب اتنا تو نہ ڈراؤ. آخر تمہاری ماں کوئی ناری محلوق تو نہیں ہے تو انسان ہی. اب مجھے کھا تھوڑی جائے گی. کیا خیال ہے اندر اس کے پاس چلیں؟
हाँ क्यों नहीं, पर जाने से पहले मुझे किसी आस पड़ोस में बसने वाले डॉक्टर या नर्स का नंबर जरूर नोट करवा दे। इब्राहिम की बात पर उसने फलक शगाफ कहका मारा। एक बात मैं तुमसे मिलते ही जान गया था कि तुम इंतहाई ज़हीन बच्चे हो। बहुत शुक्रिया, वो तो मैं हूँ। अच्छा दादाजी, ये बताओ तुम दोनों कुछ खाओगे? उसने बारी बारी दोनों को देखा। इब्राहिम का जवाब नफी में आया, जबकि जरी ने कोई जवाब देने की बजाय दोनों बाजू उसकी तरफ उठाकर गोद में उठाने का मुतालबा किया, जिस पर हारून ने फौरन उसे ऊपर उठाकर उसके नर्म गालों पे प्यार किया। मेरा बच्चा थक गया है, जानी कुछ खाना है? नहीं बाबा, नीनी करनी है। अच्छा चलो फिर चेंज कर लो। नहीं, बस नीनी करनी है। जरी की आंखें बंद हो रही थीं। बाबा की जान ज्यादा ही नहीं थक गई? चलो आओ इब्राहिम, मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं, तुम भी चेंज करके सो जाओ। अब बाकी का शो कल सुबह देखेंगे। सिटिंग रूम से निकलकर बड़ा सा हॉल अबूर करते हुए वो कोने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बत्तियां जलाईं। कमरे में 2 बेड लगे हुए थे। जरी का छोटा बेड डार्क पिंक रंग के बिस्तर के साथ सजा हुआ था, जबकि दूसरे कोने में रखा सिंगल बेड तेज और हल्के नीले रंगों के कवर्स के साथ सेट था। इब्राहिम, उधर सिटिंग रूम में मौजूद अलमारी में तुम्हारे कपड़े वगैरह रखे हैं, जल्दी से बदल कर आओ, मैं तुम लोगों के लिए दूध मंगवाता हूँ। इब्राहिम सर इस बात में हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसने गोद में उठाई हुई जरी को उसके बेड पर लिटाकर उसके जूते और पोनियां उतारी। जरी नींद की वादियों में घूमना शुरू हो चुकी थी। इंटरकॉम पर बच्चों के लिए दूध लाने का बोला। जब तक दूध आया, इब्राहिम वॉशरूम वगैरह से फारिग होकर बेड पर आ चुका था। दूध का गिलास खत्म करके हारून को थमाते हुए वो कहने लगा, आपसे एक बात पूछूं? हारून चौंका। क्यों नहीं यार, जो मर्जी पूछो। वो अंदर अलमारी में रखे इतने सारे कपड़े क्या सिर्फ मेरे हैं? मेरी जान, कोई शक? सोई हुई जरी के मुंह में फीडर देकर उसका बिस्तर दुरुस्त करने के बाद वो इब्राहिम के बेड के करीब आया। ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, इसके अलावा जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े फौरन बताना। इब्राहिम को अच्छी तरह रजाई से कवर किया। हो सकता है मुझे कुछ दिन के लिए गाँव जाना पड़े। पीछे से तुमने मम्मी और जरी का ख्याल करना है। क्या आपको लगता है इस तरह मम्मी का गुस्सा उतर जाएगा? आई होप सो। अब सो जाओ, गुड नाइट। उसने इब्राहिम के माथे पर बोसा दिया और लाइट बंद करके दरवाजा भी बंद करता बाहर हॉल में आ गया। कितनी देर तक वहीं सोफे पे बैठा कुछ सोचता रहा। टाई खोलकर ऊपर वाला बटन खोला, हाथ बढ़ाकर कार्डलेस उठाकर मतलूबा नंबर मिलाया। दूसरी जानिब पे जैसे कोई इंतजार में बैठा हो। पहली बेल पे ही फोन उठा लिया गया था, हालांकि रात का 1 बज रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन परेशान होंगे, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा उससे अभी बात करें और सारी सूरत हाल बता दे। मैं नहीं चाहता दिन चढ़ने पे कोई जज्बाती फैसला करे। पहले उसे सच बता दे। उसे कमरे में तन्हा बैठे 2.5 घंटे गुजर चुके थे। आखिरी दफा जो उसके पास आया था वो हारून की भाभी थी, जो कि जाते हुए ये कह गई थी कि वो जा रही हैं, अगर कोई चीज चाहिए हो तो बिला झिझक बता दे। मगर वो जवाब में स्पॉट चेहरा लिए बैठी रही। उनके किसी सवाल या बात का कोई जवाब नहीं दिया। भाभी गई तो उसके बाद गुस्से की शिद्दत और बेबसी के एहसास ने गलबा कर दिया। बेइख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए। वापस मुड़ी, अपना सारा जेवर उतार कर बेड पर फेंका, दुपट्टे के पिने निकालकर वहीं उछाल कर वॉशरूम का रुख किया। अच्छी तरह धोकर सारा मेकअप साफ किया। ठंडे पानी के 2-4 घूंट भरकर बाहर आ गई, मगर अंदर की आग वैसे ही जल रही थी। एक नजर सलीके से सजे कमरे पर डाली तो एहसास हुआ वहां कोई भी रवायती किस्म की डेकोरेशन नहीं की गई थी। इतना बड़ा ड्रामा रचाकर हम लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ बना गए ये कमीने लोग। अम्मा अबू की क्या हालत होगी जब उन्हें असलियत का इल्म होगा। यकीनन कोई फर्जी भाभी हमारे घर पर बेची होगी, पर उसको अब्बा के दोस्त का बेटा क्यों कहा? उसने बोल दिया होगा और अम्मा ने शुक्र किया होगा कि चलो कोई शर्तें मानने वाले तो आए। बड़े तरीके से तुमने ये सब किया है हारून बख्त, पर याद रखना जीत तुम्हारी नहीं होगी। हाथ मारकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े कॉस्मेटिक फर्श पर ढेर कर दिए। परफ्यूम्स और क्रीम की शीशियां ये सितम बर्दाश्त न कर पाई, जबकि हेयर जेल ने सामने दीवार पे भी नक्श छोड़ा। सोफे के सामने वाली टेबल पर बड़ा खूबसूरत ताज़ा गुलाबों की कलियों का गुलदस्ता ग्लास वास में सजा हुआ था, जिसे नफरत के साथ घुसोट कर बिखेरने के बाद वही गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से मेज पर दे मारा। मेज का तो कुछ न बिगड़ा, पर गुलदान का क्रिस्टल एहतजाजन हर तरफ बिखर गया। काश हारून बख्त भी कोई क्रिस्टल का पीस होता जिसे दीवार में दे मार कर वो यहाँ से चली जाती, मगर रुकूंगी मैं यहाँ अभी भी नहीं। मुझे अब्बू को बताना चाहिए। क्रिस्टल के टुकड़ों से बचती बचाती बेड की दूसरी साइड वाले दराज में रखे अपने हैंड बैग तक आई।
سارا بیگ چھان مارا، موبائل نہیں ملا، پھر یاد آیا کہ وہ تو بڑی آپا نے لیا تھا، یہ کہہ کر کے صبح لے آؤں گی۔ اب مصیبت صبح ہونے تک کا انتظار کروں یا پھر باہر نکل کر گھر کی لائن ڈھونڈوں، مگر میں باہر گئی تو کوئی نہ کوئی فرد ٹکرا جائے گا، جبکہ میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ دن نکلنے پہ ہی دیکھوں گی، ویسے بھی اس وقت اماں لوگوں کو بتا کر کیا پریشان کرنا، کچھ دیر تو وہ خوش ہو لیں۔ میں صبح اسلام آباد چلی جاؤں گی اور مناسب طریقے سے بتا دوں گی تاکہ انہیں زیادہ دکھ نہ ہو۔ کتنے آرام سے تم نے مجھ سے میری سب سے بڑی دولت چھینی چاہی ہے ہارون، میں اسے تم لوگوں سے بہت دور لے جاؤں گی۔ اس کے باس نے 2 مہینے پہلے اسے اپنی دبئی والی برانچ میں کام کرنے کی آفر دی تھی، جسے تب تو اس نے رد کر دیا تھا، مگر اب اس کا ذہن بڑی تیزی سے اگلا لاحقہ عمل تیار کر رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں اس بری طرح غرق تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک فوراً نہ سن پائی۔ فوراً جب توجہ ادھر ہوئی، صرف ایک پل کو اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی، اور وہ پل بہت مختصر تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا، آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی زحمت گوارا نہ کی تو وہ باہر سے چابی لگا کر کھول لیا گیا۔ جب وہ ایک ہاتھ میں کارڈلیس تھامے اور دوسرے ہاتھ سے لاک کھول کر اندر داخل ہوا، اس کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو کے ببکے اس کی ناک سے ٹکرائے تو نظر بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کی جانب اٹھی، وہاں سے ہوتی ہوئی سینٹرل ٹیبل، پھر وہیں صوفے پر گٹری بنی بیٹھی شانزے پر ٹک گئی۔ پہلی دفعہ یوں دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ وہ شانزے کی نظروں میں اپنے لیے نفرت اور غصہ دیکھ سکتا تھا، مگر ہارون کے احساسات شانزے کے مقابلے میں بالکل مختلف تھے۔ سبز فراک دوپٹے کے بغیر خوبصورت سلکی بال کمر تک آ رہے تھے، چہرے کے تیکھے نقوش، بڑی بڑی گھورتی ہوئی آنکھیں۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ بات محسوس کر گیا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر چونکی ضرور تھی، مگر گھبرائی یا شرمائی نہیں۔ اس کے چونکنے کی وجہ بھی وہ جانتا تھا۔ ہلکے سے کھانس کر گلا صاف کیا اور فون شانزے کی طرف بڑھا دیا، جسے لینے میں شانزے نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی تو اسے بولنا پڑا۔ لائن پر تمہارے ابو ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابو کا نام سنتے ہی اس نے فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہارون نے فون اس کے ہاتھ پر رکھنے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے شانی، کاش اس وقت ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور پھنکار کر بولی، دھوکے باز آدمی، تمہارے ان اوچھے ہٹ کنڈوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ایک سرد سی نگاہ ہارون نے شانزے کی آنچ دیتی نگاہوں میں ڈالی اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں خود بھی اس وقت کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں کہ یار کیا تھا جو میں رج کے خود غرض کمینہ بے غیرت سا انسان ہوتا، تاکہ یار کم از کم اپنی شادی والے روز تو پیڑ گرنے کی بجائے پھل کھانے سے غرض رکھتا۔ پر اس کو اپنی خوش نصیبی جانوں یا میری بدقسمتی کہ میں تمہارے خالی جسم کا نہیں، تمہاری روح و دل کا بھی پجاری ہوں، جس وجہ سے ہم دونوں کو ہی طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے، تمہاری نفرت کی یا کہ میری نیک نیتی کی۔ لو بات کرو۔ فون کو ان ہولڈ کرتے ہوئے اس کی گود میں ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ کمینے کو شوق ہے کہ کاش وہ اس سے بھی زیادہ کمینہ ہوتا۔ بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھایا تو نہ جانے کہاں کہاں چھپ کر بیٹھا پانی خود بخود آنکھوں سے گرنے لگا۔ ابو جی، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، یہ کوئی اور ہارون نہیں ہے۔ ابو، جس کے ساتھ آپ نے میری شادی کر دی ہے وہ ہارون بخت ہے، ولی بخت کا بھائی۔ ابو جی، ابراہیم کا چچا۔ اس نے زاروں کے تار ہوتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ابو کے دل پر جو بیتی تھی اس کا سوچ کر اور رونا آ رہا تھا، مگر یہ کیا؟ ابو کہنے لگے، شانزے بیٹا، پہلے تو یہ رونا بند کرو۔ تم جیسی بہادر لڑکی اتنی سی چھوٹی بات پر روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ یک دم دھچکا لگا۔ ابو جی، شاید آپ تک میری آواز صاف نہیں گئی۔ ابو جی، جہاں میں اس وقت موجود ہوں وہ کوئی اور جگہ نہیں، ابراہیم کا ددیال ہے۔ ان لوگوں نے ہم سے اپنی اصلیت چھپا کر رکھی ہے۔ ابو، ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ امی تو کہتی تھی پوری چھان بین کی ہے، لڑکا آپ کے دوست کا بیٹا ہے، پر ابو یہ تو سب الٹ ہو گیا، یہ تو ہمارے دشمنوں کا بیٹا ہے۔ شانزے، بس کرو۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے میری بات پورے تحمل سے سنو۔ ہارون نے یا اس کی فیملی نے ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا؟ ہاں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہارون ولی کا بھائی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم کو بھی علم ہے۔ اس کے والد اور بہنیں ہارون کی مرضی پہ خود ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ ہمارے درمیان جو بھی کوئی غلط فہمی تھی، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے سے گلے شکوے دور ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے یہ رشتہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے موزوں لگا۔ تم سے یہ بات اس لیے چھپائی گئی کیونکہ ہم سب تمہاری جذباتی طبیعت سے واقف ہیں۔ آنسو آنکھوں میں ٹھٹر کر رک گئے، زبان خاموش ہو گئی، جبکہ ابو کہہ رہے تھے،
हारून ने एयरपोर्ट पर ही इब्राहिम को पहचान लिया था जब तुमने उसकी बेटी की नैपी बदली थी। वो ये सब मुझे बता चुका है। वो इधर घर पे इब्राहिम से मिलने आया था, मगर मैंने उसे बता दिया कि इब्राहिम तुम्हारा बेटा है और तुम कभी भी उसे हारून से मिलने की इजाजत नहीं दोगी। आपने उसे ये बताया? और अगला काम उसने ये किया कि आपके सामने मेरा प्रपोजल रख दिया, जिसे आप लोगों ने शुक्रिया नवाजिश बोलकर कबूल कर लिया। अबू जी, आप एक ऐसे इंसान की बातों में आ गए जिसने इतने अरसों बाद आबी को देखा तो उसे मिलने का ख्याल आया। यह आदमी से पहले कहाँ था? मैं उसकी सारी मकारी समझ गई हूँ अबू जी। वो पहले से शादीशुदा है, उसको बीवी की कोई जरूरत नहीं थी। उसने झूठी कहानी बनाई और आपने यकीन कर लिया। मेरी छठी हिस्स पहले ही इशारे कर रही थी कि जरूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं आप पे यकीन करके मारी गई। वो सिर्फ मुझसे इब्राहिम छीनना चाहता है। जब सीधी तरह मुश्किल नजर आया तो ये खेल रचा लिया। अबू जी, मुझे तो धोखा उस शख्स की बजाय आप लोगों ने दिया है। सच्चाई आपने छुपाई है। आपने ये क्यों ना सोचा अबू जी? मैं शानजे हूँ, काट का उल्लू नहीं हूँ। मैं उस आदमी को नापसंद करती हूँ, उसके खानदान को नापसंद करती हूँ, और मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात अभी जारी थी। दूसरी जानिब से अम्मी की कड़कदार आवाज गूंजी। शानजे, ये मत भूलो कि इब्राहिम तुम्हारा नहीं, समन और वली का बेटा है। महदूम खानदान का खून है। जितना हक उस पे तुम्हारा है, उससे 2 गुना हक हारून रखता है। माँ के इल्फाज पत्थर की तरह उसके दिल पे लगे थे। कोई सदमे सा सदमा हुआ था। आप हारून को मेरे मुकाबले पर ला रहे हैं? क्या आप भूल गई हैं कि कितनी रातें मैं उसके लिए जागी हूँ? अम्मा, वो बीमार होता था तो मुझे दुनिया भूल जाती। वो मेरी औलाद है। अम्मा मेरी समन की निशानी है। अम्मा, वो सिर्फ एक माँ का था जब मेरी गोद में आया था। मेरे हाथों में उसने चलना शुरू किया था अम्मा, और जब लड़खड़ा कर गिरता था तो उसको गोद में लेने के लिए आपका हारून नहीं आता था। उसको तो ये भी इल्म नहीं है कि इब्राहिम ने सबसे पहले किसका नाम लेकर मुखातिब किया था। और आज आप कह रही हैं कि उसका इब्राहिम पर मेरे बराबर हक है, तो आप गलत है। उस आदमी का मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं है। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हारून शानजे का अदा किया हर लफ्ज सुन रहा था। चेहरे पर संजीदगी की चादर गहरी से गहरी होती जा रही थी। अब आपने फिर उसे उसी खानदान में फेंक दिया जहां से उसकी माँ को अजियतों के अलावा और कुछ नहीं मिला। अम्मा, काश आपने ये फैसला करने से पहले एक दफा भी सोचा होता। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? आपको कैसे लगा कि मैं इन लोगों के दरमियान आकर बसूंगी जिन्होंने मेरी बहन को न कबूल किया, उसको बदकिरदार और न जाने क्या क्या कहा गया। इस आदमी की माँ ने तो समन को अपनी बहू तक तस्लीम नहीं किया था, फिर उसकी बहन को अपने दूसरे बेटे के लिए क्यों ब्याह लाई? अम्मा, समन तो बड़ी नाजुक थी, बहुत बोली। उसने तो बाहर की दुनिया देखी ही ना थी। अगर ये लोग उसको बदकिरदार बोल सकते हैं तो अम्मा, आपकी ये बेटी तो अरसे से अकेली रहती आ रही है, मीडिया में काम करती है। अब बताएं मुझे, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ेगा? जो अजियत इन लोगों की वजह से वली भाई और समन को बर्दाश्त करनी पड़ी, उसके लिए मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। वो समन की बदकिस्मती थी कि वो इस खानदान की बहू बनी, और इस दफा इन लोगों की बदकिस्मती है कि उनकी बहू बनी हूँ। मैं ये निकाह खत्म करना चाहती हूँ। कह दें उस हारून को, जिस तेजी से निकाह हुआ है उसी स्पीड का मुजाहिरा करते हुए तलाक। खबरदार शान से, खबरदार। अम्मा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। शान से, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम जिद्दी और हरदहम हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। अगर इस दफा तुमने अपनी किसी फिलॉसफी या जज्बातीपन की वजह से अलहदगी इख्तियार की तो उसी दिन खुद को खत्म कर लूंगी। मेरा मरी का भी मुंह देखने की तुम्हें इजाजत नहीं होगी। तुम जितनी मुंह फट और बदतमीज हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो इस बच्चे की शराफत है जो तुम्हारे ख्यालात जान लेने के बाद भी तुम्हें बयाने आ गया, वरना अब तक जितने भी लोग तुम्हारे लिए आए सभी तुमने भगा दिए। अगर माँ अजीज है तो दुआ करो कि हारून तुम्हें बसा ले। साथ ही फोन बेजान हो गया। हमेशा से ब्लैकमेल करती आई हैं, मजाल है जो कभी ये हर बात छोड़ दें। हारून क्या मुझे बसाएगा, बल्कि उसके साथ मेरी जूती बसती है। गुस्से से बड़बड़ाते हुए कार्डलेस को दूर उछाल दिया। सर में शदीद दर्द जाग उठा था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। कितनी ही देर तक हारून बुत बना अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने नहीं सोचा था कि शानजे इस हद तक नफरत रखती है। वो निडर और मुंह फट भी हद से ज्यादा थी। कुछ तय कर लेने के बाद अपनी जेब में गाड़ी की चाबी को टटोलते हुए उसकी मौजूदगी की तस्दीक करते हुए उसके कदम बाहर की तरफ बढ़ गए, और जब चौकीदार को जरूरी हदायत करने के बाद उसकी गाड़ी गेट से निकली तो करके दोनों नौकर नींद से बड़ी आंखें मलते हुए पिछली सीट पे मौजूद थे। सोफे में बैठे बैठे ही कहीं 4 बजे उसकी आंख लग गई तो दुनिया का कोई होश न रहा। उस वक्त भी बेतरतीबी से सोफे पर सोई हुई थी।
جب اپنے چہرے پر نرم لمس کا احساس ہوا، مگر نیند بڑی گہری تھی، پھر یوں ہوا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ساتھ اس کے چہرے کو تھپتھپایا، بڑی دقت سے ایک آنکھ کھول کر جائزہ لیا۔ سنہری گھنگریالے بال، سرخ و سفید چہرہ، گلابی لب، نیلی آنکھیں اور ان میں ٹھہرا ڈھیر سارا پانی۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہوئی، ذہن تھوڑا بیدار ہوا۔ کڑی سے کڑی ملی تو سونے سے پہلے کمرے کے فرش پر بکھرا کانچ اور پھر کانچ جیسی آنکھوں میں رکا پانی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے سر کی طرف صوفے کے پاس زری کھڑی تھی، مسلح سا سفید نیٹ کا خوبصورت فراک سینے کے ساتھ ٹیڈی بیئر لگائے خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ 1-2 سیکنڈ زری کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے جھک کر اسے صوفے پہ بٹھا لیا۔ اسے تیزی سے اس کے پیروں کو باری باری دیکھ کر ٹٹولا۔ کچھ نظر نہ آیا تو آخر پوچھ ہی لیا، کیا کانچ لگا ہے؟ زری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کانچ نہیں لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ اب وہ اور بھی حیران تھی اور زری گود میں بیٹھی تھی۔ مجھے شیشی آیا ہے۔ او اچھا، تم پیمپر نہیں لگاتی ہو؟ نہیں، آخری دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تم نے پیمپر لگایا ہوا تھا۔ زری نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیور مائنڈ، چلو آؤ باتھ روم لے جاتی ہوں۔ ساتھ ہی زری کے آنسو رک گئے۔ وہ خود سے ہی صوفے سے نیچے اترنے کے چکر میں تھی، مگر شانزے نے اسے اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ تھوڑی حیرت بھی ہوئی۔ اچھا خاصا دن نکلا ہونے کے باوجود سارے گھر پہ خاموشی کا راج تھا۔ ہال کمرے کی لائٹس تو جل رہی تھی، پر کسی قسم کی کوئی چہل پہل نہ تھی۔ تعجب بڑی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر زری کو دیکھا۔ بات کس طرف ہے؟ زری نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا تو وہ اسی طرف آ گئی۔ باتھ روم کے دروازے پر زری کو نیچے اتارنا چاہا، پر یہ بھی عجیب معاملہ، بچی نیچے اترنے کی بجائے اسی کے ساتھ چمٹی جا رہی ہے۔ اترو بھائی، شیشی نہیں کرنا۔ میرا جوتا نہیں ہے۔ اس کے جواب پر وہ بڑی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ 1-2.5-3 سالہ بچی باتھ روم میں قدم نہیں رکھ رہی تھی کیونکہ اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ جوتا کدھر ہے؟ میرے کمرے میں۔ اچھا، اور تمہارا کمرہ کدھر ہے؟ وہ ادھر کارنر والا ہے۔ اس نے زری کو ہال کے کارپٹ پر کھڑا کیا اور خود اس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر سامنے بیڈ پہ محوے خواب ابراہیم پہ پڑی۔ اس کی رگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کر فوراً اس کا ماتھا چومتے ہوئے نیا حکم صادر کیا، ایبی، بستر سے نکل کر جلدی سے تیاری پکڑو، ہمیں جانا ہے، اور باہر نکل کر پتہ کرو کہ اس گھر کے لوگ کس وقت تک اٹھتے ہیں۔ ابراہیم نے سستی سے کروٹ بدلتے ہوئے مطلع کیا، ممی اس وقت اس گھر میں ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہیں؟ ہاں۔ ابراہیم سے بہت کچھ پوچھ لینے کی خواہش کو دل میں بسائے زری کا جوتا اٹھا کر باہر نکل آئی، جہاں وہ منتظر کھڑی تھی۔ کموڈ پر بیٹھنے میں زری کی سہولت کے لیے وہاں پہ ایک سٹول رکھا گیا ہوا تھا۔ زری نے ہاتھ دھوئے، دانت برش کیے، منہ دھو کر خود ہی تولیے سے چہرہ صاف کرنے کے بعد حیران کھڑی شانزے کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے بابا کدھر ہے؟ کون بابا؟ اچھا، اپنے دادا کا پوچھ رہی ہو؟ شانزے کی بات پر اس نے دوبارہ سر کو نفی میں جنبش دی۔ دادا جان تو میرے بابا جان ہی نہیں ہیں، وہ تو بابا جان کے بابا ہیں۔ بھائی، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ زری نے شانزے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی ہلائی محلوق راستہ بھولائی ہو۔ میرے بابا کا نام مخدوم ہارون بخت ہے۔ او، تو تم اس لنگور کی بیٹی ہو؟ اس کے کمرے میں دیکھو، ادھر ہی کہیں ہوگا۔ نہیں ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں تو آپ سو رہی تھی، تو کسی اور کمرے میں ہوگا۔ زری دوبارہ رونے کے لیے پر تولتے ہوئے بولی، کہیں بھی نہیں ہے، میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا ہے، رونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہیں کہیں ہوگا، آ جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔